नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ ही। देवभूमि में एक बार फिर से आ सकता है जल प्रलय। लगातार बढ़ रहा है ऋषिगंगा का जल स्तर। हिमालय से एक और ग्लेशियर टूटने की खतरा लगातार बना हुआ है। तो ऋषिगंगा ने जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ऋषिगंगा में बनी बड़ी झील बनने की वजह से खतरा मंडराने लगा है, और ऐसे में यह अनुमान जताया जा रहा है कि ऋषिगंगा के मुहाने को बंद कर लंबी झील बना ली है। तो झील टूटने से आ सकती है पहले से भी ज्यादा बड़ी तबाही। देवभूमि में एक बार फिर से जल प्रलय आ सकता है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि लगातार ऋषिगंगा का जल स्तर जो है उसमें बढ़ावट देखी जा रही है, और जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है लगातार जल स्तर में, तो ऐसे में खतरा एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिगंगा में बनी बड़ी झील की वजह से खतरा मंडरा रहा है। रौंती गंगा ने ऋषिगंगा के मुहाने को बंद कर अब एक और झील बना दी है। तो झील टूटने से आ सकती है पहले से भी ज्यादा बड़ी तबाही। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो त्रासदी हुई थी, इसके बाद अगर ये झील टूटती है तो कितनी बड़ी त्रासदी इसके बाद हो सकती है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है कि ऋषिगंगा पर एक और झील बन रही है, अगर ये टूटा तो क्या इससे भी बड़ी त्रासदी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी हिमालय से एक हिमखंड टूटने से जिस तरीके से एक बड़ी आपदा, एक बड़ा सैलाब रविवार को आया, उसके बाद से लगातार रह रहकर ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना बन रही है कि क्या फिर कोई जल त्रासदी आने वाली है। अभी वैज्ञानिकों ने जो इस पूरे इलाके का दौरा किया, उसमें जानकारी आई कि किस तरीके से एक बड़ी झील बन चुकी है, और उसी झील के टूटने से, उसी झील के कुछ हिस्से से जब ग्लेशियर टूटा था तो एक तबाही आई थी। अगर ये पूरा, अगर ये झील एक बार फिर टूटती, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है और झील से रिसाव शुरू हो गया है, और रिसाव शुरू होने की वजह से जल स्तर अचानक ऋषिगंगा में बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ग्लेशियर में दबाव बढ़ा तो इस पर हालात खराब हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर झील फटती है या झील का टुकड़ा टूट करके नीचे आता है, तो उसके साथ जो सैलाब आएगा वो इससे बड़ी तबाही लेकर के आएगा। ऐसे में हिमालय में एक बार फिर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये झील एक बड़ा सैलाब लेकर के आए। ऋषिगंगा, धौलगंगा और इसके साथ ही अलकनंदा जैसी तमाम नदियां जो जाकर गंगा में मिलती हैं, एक बड़ा सैलाब, एक बड़ी तबाही आए। इसको लेकर के वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं, और इसके साथ जो प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को भी उस लेक में भेजा गया था इसके जांच के लिए। फिलहाल वाडिया इंस्टीट्यूट, जो देहरादून का इंस्टीट्यूट है, वो इसको लेकर रिसर्च भी कर रहा है, जांच भी कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा खतरा फिलहाल एक बार फिर मंडरा रहा है उत्तराखंड में, कि कहीं उत्तराखंड में जल प्रलय से एक बार फिर तबाही तो नहीं आएगी। इस बात को लेकर के अब आशंकाएं बनने लगी हैं। लेकिन ब्रिजेश, सवाल तो यहाँ ये भी बनता है, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि एनटीपीसी ने अगर सही वक्त रहते उन्होंने मैप दे दिया होता तो अब तक बचाव राहत कार्य पूरा हो चुका होता, और ये जिस तरीके से अभी त्रासदी होने को है तो उससे भी तो असर पड़ रहा है ऑपरेशन पे। देखिए, ऑपरेशन पे असर पड़ रहा है, ऑपरेशन डिले हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि उसके सिवा और कोई विकल्प बचता नहीं है। अब वो अब अतीत की बात हो गई कि कहां पर किसने क्या गलतियां किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है एक बार फिर उस जल त्रासदी को लेकर के, कि क्या उत्तराखंड एक बार फिर उस जल त्रासदी की तबाही झेलेगा, क्या एक बार फिर ग्लेशियर टूटेगा, क्या एक बार फिर उत्तराखंड की स्थिति खराब होगी। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब किसी के भी पास नहीं है। हर कोई प्रकृति के आगे बेबस है, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ केवल इंतजार इस बात का कर सकता है कि इस तरह के जो खतरे के बादल हैं वो टल जाए। तो ब्रिजेश, ऐसे में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जहां पर ये एक और झील तैयार हुई है, क्या वहां से लोगों को पहले से खाली करा दिया गया है या फिर अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा हाइट में रहने वाले गांव हैं, वहां पर अलर्ट 24 घंटे होता है। लेकिन जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है ऋषिगंगा के आगे एक ब्लॉकेज बन रहा है, जो ऋषिगंगा के मुहाने पर ये झील बन रही है। और ऐसे में ऋषिगंगा से उतरने वाले इलाकों में कई गांव पड़ते हैं जहां पर
अलर्ट रहने के निर्देश पहले से ही जारी किए गए हैं और अब क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी, ऐसे में जैसे ही जल स्तर बढ़ता है वैसे तुरंत वहां के लोगों को नदी के किनारे से हटने के निर्देश दिए जाते हैं। तो पूरी तरह प्रशासन फिलहाल एहतियात बरत रहा है, लेकिन इस एहतियात के बीच खतरा जरूर मंडरा रहा है। लेकिन ब्रजेश, एक और चीज इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा जल स्तर बढ़ रहा है, तो क्या इसके पीछे का कारण अभी तक पता चल पाया कि कितना लंबा वक्त अभी लग सकता है कि जल स्तर रोका जा सके, या फिर कुछ ही दिनों के लिए कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद से शायद से ये झील टूट जाए और एक बार फिर से ऐसी तबाही देखने को मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बढ़ते हुए जल स्तर को रोकने का कोई और उपाय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लेशियर में झील बनना कोई नई बात नहीं है। जब जब हिमखंड पिघलते हैं उससे एक झील बनती है। हिमखंड पिघल करके किसी एक गहराई की जगह में उसका जल एकत्र होता है और उसके बाद धीमे धीमे करके हिमखंड पिघल पिघल करके वो जो झील होती है उस झील से पानी नदियों में जाता है। खतरा तब खड़ा होता है जब झील में पानी का दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ करके वो एक सैलाब के तौर पर आता है। धीमे धीमे जल स्तर, इसीलिए पहाड़ी नदियां हमेशा से जो है एक तरह से देखा जाए अप्रत्याशित रूप से बाढ़ लाती है, प्रत्याशित रूप से तबाही लाती है। अचानक सूखी नदी किस वक्त एक जलजले में तब्दील हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसी तरह का खतरा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 15 फरवरी से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में ये घोषणा की गई है कि समीक्षा करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के डीएम से घोषणा की गई है और घोषणाओं के तहत ये ऐलान किया गया है कि सभी जिलों के डीएम से घोषणाओं की जानकारी लेंगे सीएम। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय विधायकों से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही विधायक भी जुड़े हुए रहेंगे। तो 15 फरवरी को सीएम चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की विधानसभाओं की समीक्षा करने के लिए खुद पहुंचेंगे। तो 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ऐसे में 18 फरवरी की बात करें तो 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले की विधानसभा की समीक्षा करने के लिए सीएम पहुंचेंगे। 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले के विधानसभा की समीक्षा करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पहुंचेंगे। तो यानी 9 जिलों के 37 विधानसभाओं की समीक्षा करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र की महिलाओं को सौगात मिली है। राज्य की महिलाओं को सरकार अब ब्याज मुक्त कर्ज देने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाएगा कर्ज। 10,000 महिलाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। तो 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी त्रिवेंद्र सरकार। और ऐसे में ये बेहद बड़ी सौगात मानी जा रही है महिलाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का फैसला किया है कि महिलाओं को यानी चुनिंदा 10,000 महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सकेगा। 5 लाख तक का ये ब्याज मुक्त ऋण बताया जा रहा है जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से महिलाओं को दिया जाना है। तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी का जमकर फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने चल रहे रक्तदान शिविर के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों से समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के विकास को लेकर के लगातार किए जा रहे प्रयासों की चर्चा राज्यपाल से की। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे, जिसके बाद से वो ऋषिकेश पहुंचे। और वहीं काशीपुर में विधायक हरभजन चीमा ने एक बार फिर से अपनी ही जय सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने त्रिवेंद्र सरकार से नाखुश होने की बात कही है। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र पर किसानों के धान तो लिए गए, लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद भी किसानों का भुगतान अब तक नहीं किया गया और मेरे द्वारा बार बार आवाज उठाने पर भी कोई असर नहीं हुआ।
किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई गई है। वहीं विधायक चीमा ने काशीपुर पुलिस पर अतिक्रमण न हटाने को लेकर के डीजीपी अशोक कुमार के 6 फरवरी को काशीपुर में आयोजित जनसंवाद में दिए गए निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। बिंदु में जो 3 बिंदु उठाए हैं उनमें सबसे पहला बिंदु जो है, इस सीजन में किसानों के द्वारा लगभग 49,000 क्विंटल धान सोसाइटियों के क्रय केंद्रों पर तुलवाया गया और पूरे जिले में 1,11,000 क्विंटल धान की तौल हुई, जिसके प्रति ना तो किसानों को शिक्षार दिए गए और ना ही अब तक इसका सरकार के द्वारा भुगतान किया गया। मेरे द्वारा बार बार इस आवाज़ को उठाए जाने पर भी जल अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक फिर भी अभी तक इसका भुगतान ना होना खेद का विषय है। काशीपुर शुगर मिल जो वर्ष 11-12 में बंद हो गई थी, इसका लगभग 25 करोड़ रुपया किसानों का और 65 लाख रुपया गरीब कर्मचारियों की देनदारी खड़ी है। मेरे बार बार विधानसभा में बात उठाए जाने और सीधे माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप किए जाने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोला में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ऐसा बताया जा रहा है कि 67.96 लाख से नवनिर्मित 5 कक्षा और कक्षाओं का लोकार्पण वैदिक मंत्रों के बीच किया। तो क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से मंत्री आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य का स्वागत किया। विधायक संजीव आर्य ने नए निर्मित कक्षा और कक्षाओं के फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की। कार्यक्रम में यशपाल आर्य ने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है और हमेशा रहेगा। क्षेत्र के जनता का दुख दर्द और समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। कालाडूंगी नैनीताल स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया और ये लोकार्पण उनके द्वारा ही किया गया। देखिए, आज डोला रियाड़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था और यहाँ की स्थानीय अभिभावकों की मांग थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 68 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। देखिए आप, तो हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है कुंभ मेले की तैयारियों और कुंभ मेले को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां हैं वो धूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर कई बार तमाम राजनीतिक पदों पर आसीन दिग्गज और एक बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। तो वहीं आज कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। दीपक रावत ने हरिद्वार के ललतारो पुल का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा अपर मेलाधिकारी और उप मेलाधिकारी समेत आला अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने जारी किए। टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसमें मेरी ओर से टिप्पणी करना है। महंत नरेंद्र गिरी ने सर आज अपना वक्तव्य दिया है कि जो मेला प्रशासन है और शासन है वो उपेक्षा कर रहा है और इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो कार्य जो है लगातार आपके द्वारा सुविधाएं दी जानी है जो हमारे अखाड़ों को पारंपरिक रूप से दी जाती है, उसका हमने कल एक्सपीसी से अनुमोदन ले लिया है। इसमें कहीं पे बिजली की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, टेम्प्रेरी टॉयलेट्स की फैसिलिटी, इस सबका अनुमोदन प्राप्त हो गया और ये हम पारंपरिक तौर पर जैसे देते आए हैं। तो पौड़ी के नवनियुक्त जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी ने पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि
कि वो पहले भी पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और पौड़ी की भौगोलिक परिस्थितियों से रूबरू हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकास करने के विभिन्न माध्यम हैं और पौड़ी को विकास की गति देने के लिए कृषि बागवानी के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य करना होगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग के जो भवन है उनकी स्थिति जर्जर बनी हुई है। उन सभी राजस्व चौकियों का निरीक्षण कर उन भवनों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी जाएगी ताकि सभी चौकियों के सुधारीकरण का कार्य भी किया जा सके। जनपद में मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है और जनपद में पूर्व में मैंने कार्य किया है काफ़ी 2-3 साल पहले। उस समय हम लोगों ने काफ़ी विकास योजनाओं का प्रारंभ किया था। अभी वर्तमान में जो योजनाएं संचालित किया जा रहा है, मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा कि ग्रामीण विकास की जो योजना है उनको हम लोग प्राथमिकता से आगे बढ़ाए और जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं होती हैं उसको क्लस्टर आधारित करने का मेरा जो अनुभव रहा है पिथौरागढ़ में, उसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करूँ। दूसरी बात यह है कि जितनी विभागीय योजनाएं संचालित किए जा रहा है उसका समय से उनका पूर्ति करने। डोईवाला में दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर आक्रोश जताया है। तो रिंकू शर्मा की हत्या पर हिंदू संगठन और बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। विहिप के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला तक फूंक दिया। कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उत्तराखंड के डोईवाला के थानो चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष विनय खंडवाल के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा के हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार से हत्या के खुलासे की मांग करते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की और केंद्र सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा देने की मांग भी की गई। देखो, सबसे पहले तो दिल्ली में जो इस तरह से आताहित जो घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को इसको पूरा संज्ञान मिलना चाहिए और जो परिवार रिंकू शर्मा का जो परिवार है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए और हत्यारों का जो भी हत्यारे रहे हैं इसमें जो भी इसमें आरोपी हैं उनका जो है तुरंत गिरफ्तारी के साथ साथ उचित जो है न्यायिक जो भी उसमें जो हत्या के आरोप में जो भी न्यायिक हमारी वो लगती हैं जितनी धाराएँ होती हैं उस सारी धाराओं के अंतर्गत उसका तुरंत उसका जो है रिपोर्ट होनी चाहिए। में जो दिल्ली में रिंकू शर्मा की आताइयों ने श्री राम जन्मभूमि के लिए चंदा मांगने पर जिस तरह विभत्स तरीके से हत्या करिए हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसमें हमने आज ये केजरीवाल सरकार का पुतला दहन किया है। दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने दिल्ली कश्मीर अगला कश्मीर बनाने की तरह तुले हुए हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही जल्द रिंकू शर्मा के परिवार को न्याय मिले और जिनके हत्यारे उनको फांसी पर लटकाया जाए। तो वहीं टिहरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू किया। हनुमान चौक पर उन्होंने प्रदर्शन किया। पानी के बिलों को जलाकर अपना विरोध जाहिर किया है। प्रदर्शन में राज्य आंदोलनकारी आकाश कृशाली शामिल बताए गए। सरकार वादे से मुकर रही है, कृशाली का ऐसा कहना है और ऐसे में प्रदर्शन का अनोखा तरीका यहां पर कांग्रेस ने दिखाया। टिहरी में दरअसल जो जल विभाग की तरफ से बिल भेजे जाते हैं उसे जला करके अपना विरोध जाहिर किया है। महाकुंभ को लेकर तैयार किए जा रहे हैं हाईवे पर अब नया संकट आ गया है। हरिद्वार देहरादून सीमा पर स्थित रायवाला में रेलवे अंडर ब्रिज पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कार्य पर अब ब्रेक लगने जा रहा है। आगामी महाकुंभ से पूर्व ही इस अंडर ब्रिज को तैयार कर लिया जाना था, मगर रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी धसकने के कारण इस कार्य की गति पर ब्रेक लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अवर अभियंता ओपी राम ने बताया कि अब रेलवे की अनुमति का इंतजार है। इस कार्य को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रेलवे के अनुमति के बाद 58 दिनों के भीतर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें दिक्कतें जो है कार्य करते समय खुदाई जब चल रहा था तो बलुई चट्टान थी, थोड़ा खिसक गई थी, तो रेलवे के अधिकारी मौजूद थे तो उनको जो भी लगा होगा तो उन्होंने काम रुकवा दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से आप काम करिए। उसके लिए दोबारा जो है डिज़ाइन बनवाया उन्होंने, IIT से अप्रूव करवा के वो पास करके फिर देंगे। उनके स्टेप बाय स्टेप अलग थोड़ा लंबा प्रोसीजर बना दिया उन्होंने, थोड़ा सा टाइम और लग गया। रेलवे को सुरक्षा को देखते हुए, कुंभ में आने वाले पब्लिक को सुरक्षा को देखते हुए
कि कहीं बहुत बड़ी कोई चीज़ गड़बड़ी न हो जाए, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बना दिया। और वहीं पौड़ी में एसएसपी रेणुका देवी की सराहनीय पहल देखी गई। तो पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। सतपुली मेस में हर हफ्ते अब पहाड़ी भोजन तैयार किया जाएगा। हफ्ते में एक दिन जवानों को परोसा जाएगा पहाड़ी खाना। तो पहाड़ी खाने में चेंसा, मंडवे की रोटी और तिल की चटनी शामिल बताई जा रही है। पहाड़ी भोजन बनने से पुलिस कर्मियों में उत्साह देखने को मिला। थाना अध्यक्ष पहाड़ी भोजन स्वाद के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक बताया है थाना अध्यक्ष ने। तो पौड़ी जिले में एसएसपी रेणुका देवी की सराहनीय पहल देखने को मिली। दरअसल रेणुका देवी की तरफ से एक पहल की शुरुआत की गई और ऐसे में उन्होंने कहा है कि पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अब पुलिसकर्मियों को पहाड़ी भोजन खिलाया जाएगा। सतपुली मेस में अब पुलिसकर्मियों के लिए पहाड़ी भोजन तैयार होगा। हफ्ते में एक दिन जवानों को परोसा जाएगा पहाड़ी खाना। पहाड़ी खाने में चेंसा, मंडवे की रोटी और तिल की चटनी शामिल बताई जा रही है। पहाड़ी भोजन बनने से पहले कर्मियों में उत्साह देखा गया है। तो थाना अध्यक्ष का ये बयान आपको बता रहे। और डोईवाला में शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे। सरेआम व्यापारी के गले से चेन छीनकर भागते हुए नजर आए बदमाश और इसी घटना को अंजाम दिया गया बदमाशों की तरफ से। तो लूट को अंजाम दिया है और ऐसे में पुलिस ने 72 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ सदर ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी है। एक लूट की घटना हुई थी 8 तारीख को करीब 2 बजे के अराउंड। जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है उनके साथ एक चेन लूट की घटना हुई थी। तो 3 आरोपी इसमें जो हम लोगों ने गिरफ्तार किए, उनके पास से असला भी बरामद हुआ है और जो लूटी हुई चेन है वो भी बरामद हुई है। सर कहाँ से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? देखिए, ये इनका मुख्यतः जो है इसका पूरे इंसिडेंट में दो लोग पैदल थे और 2 लोग पैदल और पुलिस को गुमराह करने के लिए स्कूटी एक व्यक्ति ने आगे लगाई हुई थी। तो पूरे सीसीटीवी ट्रेस करके पहले तो स्कूटी का नंबर पता किया गया, फिर उनकी पूरी सुरागरसी पतारसी करते हुए टीम ने बहुत अच्छा काम किया और टीम ने जो है स्कूटी का नंबर उसके ओनर का पता करके इसके 3rd ओनर तक पहुँचे, जो एक्चुअल में मेन एक्यूज्ड है साकेत। एक बुजुर्ग व्यक्ति है उनके साथ एक चेन लूट की घटना हुई थी। तो 3 आरोपी इस। और वहीं हरिद्वार में केशव कुंज के एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाई मौके पर और न ही दमकल की गाड़ियां पहुंची। तो हरिद्वार में जो झोपड़ियां बताई जा रही थी उसमें भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से जो लाखों का सामान था वो जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद भी समय रहते हुए दमकल कर्मी नहीं पहुंच पाए। रुड़की के मंगलौर में अवैध रूप से तेल का भंडारण किए जाने की शिकायत पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की, जहां पर अवैध रूप से भूमिगत टैंक बनाकर तेल का भंडारण हो न पाया, लेकिन अभिलेखों की भी जांच हुई जिनमें खामियां पाई गई। जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर दुकान को सील कर दिया गया है। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा तेल के सैंपल जांच हेतु लिए गए हैं।